लगभग 5 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफोटोग्राफी की फील्ड में। लेकिन आज तक मैं उस इमेज को नहीं कैप्चर कर पाया, जिस इमेज के कारण मुझे ब्रह्मांड के प्रति एक गहरी रुचि पैदा हो गई थी। साल था सन 1995 और मैं 7वीं में पढ़ता था। सामने मदन नेकी में ये मेरा स्कूल था। इंटरवल के समय जब हम बाज़ार में घूम रहे थे तो हमारे गांव वालों की चाय की दुकान पर मैंने अखबार में एक तस्वीर देखी और वो ये तस्वीर थी। हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई इस इमेज का नाम पता मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन इस इमेज ने मेरे दिमाग पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी। पूरे 45 मिनट के इंटरवल के दौरान मैं बस उसी इमेज को देखता रहा, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दुकानदार से वो अखबार की कटिंग मांग लूँ। लेकिन वो तस्वीर अब मेरे दिमाग में छप चुकी थी और मैं बस यही सोच रहा था कि काश मैं इसे कभी अपनी आंखों से देख सकूं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि 5 साल हो गए हैं और मैंने इस टारगेट को आज तक कैप्चर किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया? तो अब मुझे कहीं कहीं ये क्लियर हो रहा है कि मैंने इसको आज तक कैप्चर क्यों नहीं किया। सबसे पहली बात तो ये टारगेट तब दिखता है जब इंडिया में मानसून चल रहा होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश और बादल लगे हुए होते हैं। और जब तक बारिश ख़त्म होती है अभी सितंबर के महीने में, तो ये काफ़ी वेस्ट की तरफ चला जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारा लाइट पोल्यूशन वगैरह भी रहता है। और न्यूट्री से जहाँ से कि मैंने अपनी एस्ट्रो फोटोग्राफी शुरू करी थी, तो वहाँ पर से ये टारगेट तो बिल्कुल दिखता ही नहीं। इस वजह से मैं इसको कभी कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं अब हूँ गाँव में और मैं अपनी ऑब्जर्वेटरी से इसको कैप्चर करने वाला हूँ। तो और यहाँ से मुझे कम से कम बहुत छोटा विंडो रोज़ मुझे इसका मिलेगा। तकरीबन 1 घंटे का मेरे पास विंडो रहेगा। अगर सीइंग वगैरह अच्छी रहती है तो मेरे पास 1-1 घंटे का टाइम हर रात को होगा कि मैं इसको कैप्चर कर सकूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शुरुआत के लिए एक रात में एक फ़िल्टर से डेटा लूँगा, जैसे कि एक रात से सल्फ़र लूँगा, दूसरी रात में मैं ऑक्सीजन 3 लूँगा और तीसरी रात में मैं हाइड्रोजन अल्फ़ा, इस तरीके से लूँगा इमेजेस। और फिर मैं देखूँगा ये किस तरीके से इमेज बनती है। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसका बहुत ज़्यादा डेटा भी कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। कम से कम 9-10 घंटे का डेटा होगा तो काफ़ी अच्छी इमेज बन सकती है। आज मेरे घर में कोई नहीं है और मैं सोच रहा हूँ कि आज क्यों ना रात अपनी ऑब्जर्वेटरी में गुजारी जाए। मैंने ऑब्जर्वेटरी में बेड वगैरह का भी अपना इंतज़ाम कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या वही थी, बेड वगैरह नहीं था। बाकी यहाँ पे पानी वानी, वॉशरूम वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। तो अब आज मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ और आज मैं शूट करने वाला हूँ ईगल नेबुला, यानी कि M16, जिसको कि पिलर ऑफ क्रिएशन कहा जाता है। उस टारगेट को मैं आज कैप्चर करने वाला हूँ, जो मैंने आज से ठीक 30 साल पहले देखा था। और ये सबसे सही समय है इसको कैप्चर करने का। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में, देखते हैं ये प्रोसेस किस किस तरीके से आगे बढ़ पाता है। आप देख सकते हैं स्कोप काफ़ी नीचे आ गया है और काफ़ी ज़्यादा लाइट पोल्यूशन की तरफ आ गया है। इस वजह से इमेजेस काफ़ी वॉश्ड आउट आ रही हैं और आज सीइंग कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि लास्ट टाइम थी। अगर आपको मैं प्रिसाइजली दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं ग्लो की तरफ है टेलीस्कोप का मुंह। तो हमारा टारगेट यहाँ कहीं है। तो ये इसी वजह से सारी वॉश्ड आउट आ रही है इमेज। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। तो चलिए अब समय है कि हम दूसरे टारगेट पे जाएं। मैंने
तकरीबन 12 इमेजेस निकाली हैं 5 मिनट की, जो हमारा ये टारगेट था M16 यानी कि पिलर्स ऑफ क्रिएशन ईगल नेबुला। अब हमारा टेलीस्कोप जा रहा है NGC 474 पे, जो कि है एक गैलेक्सी के आसपास अक्सर स्टार्स मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसको स्टार्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि ये पूरी रात भर इसकी इमेजेस ले सकता है। सुबह लगभग 5 बजे तक ये टारगेट आसमान में रहेगा, और क्योंकि 5 बजे तक आसमान में रहेगा तो मैं कम से कम अभी भी 6 घंटे की इसमें इमेजेस ले सकता हूँ। तो अगर मैं 3 घंटे की RGB लेता हूँ तो 3 घंटे का ल्यूमिनेंस डेटा भी मैं आज ही कलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैंने 2-3 दिन तक इसको कैप्चर किया तो ये बहुत अच्छी इमेज होने वाली है। तो मेन बात जो अभी है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो उसको स्टार मिलने की है। अभी ये प्लेट सॉल्विंग हो रहा है, अब मैं देखूंगा कि स्टार मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। वाओ, एक स्टार हमें मिल गया है। पूरी फ्रेम में बस एक ही स्टार है, और काफ़ी अच्छा स्टार है, और काफ़ी अच्छी जगह पे वो है। तो मुझे लगता है कि अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और हम इसको प्रॉपर्ली ट्रैक कर पाएंगे। बजने वाले हैं, रेडियन फ्लिप अप होने वाला है, शुरू होने वाला है 2 मिनट में। चलिए वहाँ पर जाकर देखते हैं कि कुछ केबल स्नैग वगैरह तो नहीं हो रहा है। प्रॉपर गाइडिंग भी शुरू हो गई है, तो अब मैं आराम से सो सकता हूँ। तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ सुबह। दोस्तों थोड़ी देर में यहाँ से सनराइज़ होने वाला है। ये हमारा ईस्ट है। सुबह सुबह के थोड़े थोड़े बादल, ठंड होने लगी है अब तो। तो ये हमारा ईस्ट यहाँ पर। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्काई फ्लैट्स लूँ। अगर स्काई फ्लैट्स ढंग से नहीं आते हैं तो फिर मेरे पास जो फ्लैट पैनल है उससे फ्लैट्स लूँगा। अब मुझे ये इसमें कनेक्ट करना है। और ये जल गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी फ्लैट्स लिए जा रहे हैं यहाँ पे फ्लैट पैनल पे। तो बेस्ट तो ये होता है कि आप रात को ही फ्लैट्स ले लें, और जिससे आपका जो फ़िल्टर चेंज होता है आप उसी समय फ्लैट्स ले लें। बट लेकिन ज़्यादा धूल नहीं उड़ी है, ज़्यादा आंधी नहीं चली है, और आपको ये संभावना है कि डस्ट कुछ ज़्यादा नहीं बैठा है आपके सेंसर पे, तो इतना कोई इशू नहीं होता है। आप सारे फ्लैट्स एक साथ भी ले सकते हैं। लेकिन ऑलवेज़ एडवांटेज ये होता है कि अगर आप जैसे ही आपका सेशन ख़त्म हो तो इमीडिएटली उसके बाद दूसरे फ़िल्टर पे जाने से पहले आपको फ्लैट्स ले लेनी चाहिए। बट लेकिन ये वाला सिस्टम भी काम कर जाता है अगर आपका सिस्टम काफ़ी नया है और आपने काफ़ी क्लीन इसको रखा हुआ है, डस्ट वगैरह उसके अंदर नहीं गया, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं।
पल के लिए मैं सोच रहा था कि मैं अब ये रूफ बंद कर दूं, लेकिन मैंने देखा कि अभी स्कोप के ऊपर काफ़ी सारा ड्यू जमा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगे, तो अब मैं ये कोशिश करूंगा कि जैसे धूप आए तो थोड़ी बहुत अगर इसमें धूप पड़ जाए तो ये फिर जल्दी से सूख भी जाएगा। तो अब मैं इसको तभी बंद करूंगा जब ये अच्छी तरीके से ऊपर से सूख जाएगा। ये यहाँ पे टिहरी डैम है। ये है कोटी कॉलोनी विश्वकर्मापुरम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोटिंग फैसिलिटी यहाँ पे है। बाकी ये टिहरी शहर है ऊपर, न्यू टिहरी। आपको यहाँ से आना पड़ता है इस रास्ते होते हुए डैम के ऊपर से, और फिर आप यहाँ पे टिपरी आते हैं। टिपरी में इस ट्रॉली का दूसरा हिस्सा है जिससे कि आप इधर आ सकते हैं। अभी मैं आपको ट्रॉली भी दिखाऊंगा और आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर जगह है। इसको मदनी की रोपवे पॉइंट कहते हैं। जब आप यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पे से 7 किलोमीटर दूर ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो सफ़ेद दिख रहा है नीचे छत आपको दिख रही है सबसे नीचे, वो टिहरी स्काईज ऑब्जर्वेटरी है। और इस रास्ते आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं टिहरी स्काईज ऑब्जर्वेटरी। यहाँ से तकरीबन सिर्फ 7 किलोमीटर है। दूसरा रास्ता आपका ये है कि जब आप टिहरी से आते हैं या ऋषिकेश से आते हैं तो आपको इस डैम के ऊपर से जाना पड़ता है और सीधा आगे, बहुत आगे, काफ़ी आगे है, और फिर वहाँ से पीपल डाली का पुल क्रॉस करके आप ऊपर से होते हुए टिहरी स्काईज ऑब्जर्वेटरी आ सकते हैं। वो यहाँ से अगर मैं टिपरी से बात करूँ और वहाँ की, तो तकरीबन 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो ये फ़र्क है यहाँ से आने का। अगर आप सीधा ऋषिकेश से आते हैं तो आपको कोटी कॉलोनी आना होता है। कोटी कॉलोनी के रास्ते आप यहाँ खांडखाला आते हैं, खांडखाला से टिहरी डैम होते हुए फिर आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आप नेट्री से आते हैं तो नेट्री से यहाँ टिहरी डैम तकरीबन 18-19 किलोमीटर ही है। तो मैं यहाँ पर अपने फादर को छोड़ने आया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ का टूरिस्ट स्पॉट, ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ का। सामने पे टिहरी डैम है, टिहरी डैम रिजर्वायर है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है। तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। वैसा एक छोटा सा बोटिंग पॉइंट यहाँ नज़दीक में भी है और यहाँ के रेट जो है वो काफ़ी कम भी है। उस वाले जो मेन बोटिंग पॉइंट है उससे काफ़ी कम है यहाँ के रेट। तो चलिए एक और रात आज ऑब्जर्वेटरी में गुजारी जाए और कुछ और ज़्यादा डेटा कैप्चर किया जाए, ताकि मैं पिलर ऑफ क्रिएशन जो उस टारगेट को मैं पहली बार कैप्चर कर रहा हूँ, तो उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज मैं उसका ऑक्सीजन डेटा कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने सामान सब रख दिया है। तो सामान में मेरा लैपटॉप, मेरी पानी की बोतल मैंने रख दी है और मेरा पावर स्टेशन है जो उसको भी रख दिया है मैंने। मैं ऑब्जर्वेटरी में तो आ गया, लेकिन मैं यहाँ की चाबी भूल गया, तो मैं वापस जा रहा हूँ और चाबी लेके आता हूँ। मैंने सीक्वेंस शुरू कर दिया है। आज मैंने इसको दोबारा से पोलर लाइन किया है और इसका एक काउंटर वेट कम किया है, ताकि देखूँ मैं कि गाइडिंग कैसे रहती है काउंटर वेट कम करके। अभी हमारा टेलीस्कोप वेगा पे है और ये वेगा से सीधे
जैसे ही यहाँ से कूलिंग पूरी होती है, अभी 94% पे है, ये M16 पे चल देगा। तो आप देख सकते हैं ये ल्यूमिनेंस का डेटा है 2 मिनट का। ये बस जो मेरा सेशन है उसको सेटल करने के लिए होता है, टेलीस्कोप गाइडिंग सब कुछ सेटल करने के लिए। उसके बाद प्रॉपरली ये शुरू होगा। चलिए देखते हैं। गाइडिंग अभी 73.73 आर्क मिनट्स की है और जो RMS पर पिक्सल है 1.87 है अभी। लगता है आसमान में बादल लगे हैं। 12:15 बजे का टाइम हो रहा है और ये कंफर्म भी करता है कि यहाँ से बादल लग गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ इधर वेस्ट की तरफ से भी बादल बढ़ रहे हैं, ये ईस्ट की तरफ से बादल बढ़ रहे हैं, या नॉर्थ की तरफ से भी बादल है और साउथ की तरफ से। छोटा सा पैच ही अब आसमान में बचा हुआ है। शायद मुझे बाहर जाके देखना पड़ेगा कि क्या हाल आसमान के हैं। काफ़ी सारे बादल लगे हैं आसमान में यहाँ से, और ये अपना वेस्ट है। कुछ ज़्यादा ही आज धुंध है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस सेशन को अब बंद ही कर दूँ। तो दोस्तों अभी मैंने फ्लैट्स ले लिए हैं और अब मैंने डार्क्स लगा दिए हैं, क्योंकि मेरे पास 180 सेकंड्स के डार्क नहीं थे। तो डार्क फ्रेम्स मैंने लगा दिए एक्विजिशन में। उसको भी कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा, तब तक मैं घर चला जाता हूँ। मेरे पास अभी कम से कम हाइड्रोजन अल्फ़ा और ऑक्सीजन 3 का डेटा कलेक्ट हो गया है। तो कम से कम टेस्ट करने के लिए HO तो पैलेट तो मैं बना ही सकता हूँ, HSO नहीं बना पाया अभी, तो HO तो मैं बना ही लूँगा। तो मैं अभी घर जा रहा हूँ, फिर थोड़ी देर में आऊँगा और फिर यहाँ से डेटा लेके जाऊँगा पेन ड्राइव में, और फिर उसको प्रोसेस करके कम से कम आपको दिखा सकता हूँ कि ये किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है और किस तरीके से क्वालिटी इसका डेटा का आया है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड है, पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है एकदम। जब यहाँ पे फिटिंग विटिंग हो जाएगी और जब यहाँ पे पेंट वेंट कर लूँगा मैं, उसके बाद सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज प्रॉपरली दिखेगा यहाँ पे। समस्या ये है कि अब अगले कुछ दिन तक आसमान में बादल बताए गए हैं, और जब तक ये बादल छटेंगे तब तक शायद मेरा टारगेट मेरी पहुंच से बहुत दूर चला जाएगा। तो क्या मैं इस साल भी इस टारगेट को कैप्चर करने से चूक जाऊंगा? जिस तरह के बादल हैं उस तरीके से तो ऐसा ही लगता है। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊं, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ इतने समय तक बने हुए हैं यहाँ पे,
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि आप कौन सा टारगेट आगे मुझसे देखना चाहते हैं कैप्चर करना। अगर आप कोई एस्ट्रो इक्विपमेंट्स परचेज़ करें तो आप मेरे एफिलिएट लिंक यूज़ कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, और इससे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं पड़ेगा, बस इस चैनल की थोड़ी मदद हो जाएगी। तो दोस्तों, बात की जाए अगर डेटा की, तो मैं तकरीबन 2.25 घंटे का डेटा मैं इस टारगेट पे कैप्चर कर पाया M16 पे, जिसमें से कि 11 हाइड्रोजन अल्फ़ा की इमेजेस थी, 17 ऑक्सीजन की इमेजेस थी, और सिर्फ 6 के करीब सल्फ़र की इमेजेस थी। सल्फ़र की इमेजेस बस मैंने ऐसे ही ले ली थी क्योंकि टारगेट होराइज़न में काफ़ी नीचे चला गया था, और फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक मेरा दूसरा टारगेट बाहर निकलता है तब तक मैं इसी को कैप्चर कर लूँ। और मुझे लगा कि इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन जब मैंने सल्फ़र को स्टैक किया तो मैंने देखा उसमें काफ़ी अच्छी खासी डिटेल्स थी, तो मैंने उसको इंटीग्रेट करके इमेजेस बनाई हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें और उसे पाने की कोशिश करें, क्योंकि कहते हैं कि जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते हैं, पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। और इस तरह मैंने बचपन में देखे हुए एक छोटे से सपने को 30 साल बाद पूरा किया।